हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज 1 मार्च से हमारा जो 12th का बेंच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो इस सांतत्य और अवकलनीयता से रिलेटेड जो प्रश्नावली है उसके अंतर्गत हमें आगे बढ़ने से पहले मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यदि आप इन पॉइंट्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखते हो तो इस प्रश्नावली को करने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है सतत फलन क्या होता है, फिर असतत फलन, फिर फलन के संतत होने की शर्तें क्या क्या होती है, फिर बाईं ओर से संतत, फिर दाईं ओर से संतत, विवर्त और समंत अंतराल में सांतत्य, सतत और असतत फलों के कुछ उदाहरण देखेंगे और सतत फलों के गुणधर्म। इस प्रकार से हम इन एक एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। जब इन सब के बारे में हमें पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर हम इस प्रश्नावली को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सतत फलन। तो देखिए, आप इन सब को एक कॉपी में सबसे पहले नोट कर लीजिएगा और फिर आपको इन जब भी यह प्रश्नावली पढ़ो तो उससे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, ताकि आपको कोई और डाउट, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे से कर सको। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि नया बेंच स्टार्ट हुआ है और जो 12th में अभी की बार हुए हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले देखते हैं सतत। तो स्टूडेंट, इनमें सबसे पहला है सतत फलन। तो देखिए, सतत फलन के लिए मैंने परिभाषा लिखी है। देखो, सतत फलन, यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े या ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो तो वह सतत फलन कहलाता है। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने लिया है, एक तो y बराबर log x और लिया है एक y बराबर e की पावर x। तो देखिए, इसका अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ होगा। यहाँ पे ये x एक्सिस होगी, x डैश, और यहाँ पे y और ये y डैश। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनाने के लिए हमने ये x एक्सिस को निर्देशित कर दिया है। अब देखो, यदि y बराबर log x का अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जिस बिंदु पे काटेगा, यहाँ पे देखो x अक्ष की वैल्यू तो 1 होगी और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट है वो होता है 0। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था और ये छेड़ तक चला गया, कहीं पे भी ग्राफ टूटा नहीं है तो इसे बोलते हैं कि इसे ग्राफ बनाए, और ये टूटा नहीं तो इसे बोलते हैं कि न टूटने वाला ग्राफ। इसी प्रकार जब हम y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, इस प्रकार से वही ये वाली x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, अब की बार e की पावर x का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और y की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ग्राफ यदि स्टार्ट करता हूँ तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा और पेन उठाने, जैसे मार्कर उठाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सतत फलन है, अर्थात इसको बनाते हैं तो ग्राफ कहीं टूटता नहीं है। तो इस प्रकार से जो y बराबर log x और y बराबर e की पावर x है, इस प्रकार से कोई भी आपके पास फलन हो जिसका ग्राफ बनाने पर ग्राफ टूटता नहीं है तो वो सतत फलन होता है। तो सबसे पहले सतत फलन के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन ये लिखना है आपको, और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि सतत फलन के बारे में ये आपके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद चलेंगे हम असतत फलन के लिए। तो हमारा देखो दूसरा पॉइंट है असतत फलन। तो देखिए, असतत फलन क्या होता है, इसके बारे में। असतत फलन, यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय कलम उठाने की आवश्यकता पड़े या फिर ग्राफ टूटा हुआ हो तो वह असतत फलन होता है। तो देखिए, किस प्रकार से होगा, इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि एफ एक्स बराबर वाई है और जो वाई की वैल्यू है वो इस प्रकार से कंडीशन पे निर्भर करती है। जब यहाँ पे अक्स बराबर अपन 0 रखते हैं तो इस वाई की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे अक्स है, देखो अक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब धनात्मक। जब धनात्मक मान लेते हैं अक्स का तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, और अक्स है वो लेस देन 0 है तो इसकी वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो देखिए, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले ये ग्राफ बनाने थे, अक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई भी 0। तो देखो, अक्स यहाँ पे 0 होता है और वाई भी यहाँ पे 0 है, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो, ये अक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो अक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अक्स ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक संख्या है, तो अक्स का मान तो इस तरफ बढ़ेगा। ये बोलता है कि यदि धनात्मक है तो जो y की वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कहीं 2 होगा, पैमाना लेंगे तो अपन, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इस प्रकार से पैमाना ले लेंगे। तो अब देखो, यदि y की अक्स की वैल्यू धनात्मक चलती है तो y हमेशा 1 ही आएगा, इसका मतलब है अपन इस तरफ चलेंगे। ठीक है, इस तरफ अपन आगे की ओर बढ़ेंगे
और ये ग्राफ जब तक अक्ष का मान लेते जाएंगे उस तरफ तक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से नोट कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले में कहा गया कि अक्ष है जब लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव है। जब अक्ष की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं तो y की वैल्यू -1 आती है। तो देखिए ये -1 है और -2 है y के रूप में। इसी प्रकार से अब अक्ष को इस तरफ जाएंगे तो ये इस तरफ से ग्राफ बढ़ेगा, ये इधर बढ़ता जाएगा जब तक अक्ष की वैल्यू अपन लेते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे एक बार ये बनाना, फिर ये बनाना, फिर ये बनाना। इसका मतलब इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी है, या फिर ये ग्राफ है वो टूट गया है, मतलब कंटिन्यूस नहीं बना है, एकदम एक साथ नहीं बना सकते इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये ग्राफ टूट गया है। तो ऐसे फलन को असतत फलन कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। असतत फलन के बारे में इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए। किसी फलन को आलेख खींचते समय यदि फलन टूट जाता है या कलम उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे असतत फलन कहते हैं। और उसका एक उदाहरण इस प्रकार से है। तो हमारे सतत और असतत फलन की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं फलन के सतत होने की शर्तें। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि फलन के सतत होने की शर्तें, तो किन किन शर्तों में जो फलन है वो संतत होगा। इसके लिए देखो इसकी जो निम्न शर्तें हैं। फलन एफ अक्स, कोई फलन एफ अक्स है वो बिंदु अक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है यदि। तो देखिए उसके लिए दो शर्तें होती है कि जो फलन एफ अक्स है वो बिंदु अक्स बराबर ए पर परिभाषित होना चाहिए, और दूसरी शर्त है वो है कि बिंदु अक्स बराबर ए पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा तथा फलन का मान तीनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए है वो होता है फलन का मान। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस का 0, जो एफ ऑफ ए प्लस का 0 है वो फलन की दाईं सीमा को दर्शाता है, और जो एफ ऑफ ए माइनस का जो 0 है वो फलन की बाईं सीमा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए और वो अक्स बराबर ए पर परिभाषित होना चाहिए। यदि ये कंडीशन लगती है तभी हम कह सकते हैं कि कोई जो फलन दिया गया है वो फलन सतत फलन है या नहीं है। तो फलन के सतत फलन और असतत फलन को देख लिया कि कौन से फलन सतत होते हैं और कौन से असतत होते हैं। उसके बाद के अंतर्गत कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन के सतत होने या न होने की जो शर्तें हैं वो भी आपने देख ली है। दो निम्नलिखित शर्तें होती हैं कि वो अक्स बराबर ए पे भी परिभाषित होना चाहिए और अक्स बराबर ए पर उसी फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस फलन का मान जो आता है वो तीनों बराबर होने चाहिए। इसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वह सतत फलन है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो जो दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होती है। ये सीमा लिमिट से रिलेटेड है, जो कि 11th क्लास में लिमिट वाली प्रश्नावली में आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। यदि किसी के डाउट है तो मैं इनके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक जो संख्या रेखा है उसके हिसाब से एक स्केच बनाया है, जहाँ पे कोई बिंदु ए है। ठीक है, देखो जैसे वास्तविक संख्या रेखा होती है उसके इधर जाते हैं हम कोई संख्या के राइट हैंड में तो हमेशा बढ़ती जाती है, और इस तरफ आएंगे तो घटती है। जैसे कि ए है तो इससे इस तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ इससे बड़ा ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जो एच है वो कोई बहुत ही स्मॉल धनात्मक संख्या ले ली है जो कि इसमें जोड़ेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो बड़ी होगी, ए जोड़ एच है वो बड़ा होगा। और इस तरफ आएंगे तो देखो ए था, ए में से एच घट गया, मतलब थोड़ा बहुत कुछ घटा है, तो ये दोनों लिमिट में इधर जाएंगे तो बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो छोटी होगी। तो देखिए अब ये मेरी राइट हैंड साइड होती है और ये लेफ्ट हैंड है। आपको ये तो पता ही होगा, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब दाईं सीमा किसे कहते हैं और बाईं सीमा कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो फलन की जो परिभाषा उसके हिसाब से देखो, यदि हम इस पॉइंट से इस तरफ आते हैं और इस पॉइंट से इस तरफ जाते हैं, यहाँ पर ए पर पहुंचने के लिए इससे तो इधर आएंगे और इससे इधर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, तो कोई फलन सतत है या नहीं है उसके लिए जरूरी होता है कि इस तरफ आ रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे हैं, तो इन तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यही बात सतत फलन की शर्तों के अंदर दर्शाई है। तो देखिए इस तरफ से आते हैं और इस तरफ से आते हैं तो इधर से आते हैं तो क्या होता है और इधर से आते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जब इधर से आते हैं जो राइट हैंड साइड है इससे बोलते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा इसे दर्शाते हैं एफ ऑफ ए प्लस का 0। ठीक है, यहाँ पे 0 मतलब इसका मतलब है कि ए से कुछ जुड़ रहा है, प्लस 0 है इसका मतलब ऐसा मत सोचो कि 0 जुड़ रहा है, इसका मतलब है ए में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, इसका मतलब इस तरफ है और इस तरफ होगा तो वो राइट हैंड साइड में होगा और इसे दाईं सीमा कहते हैं और इसको दर्शाते हैं लिमिट। अब देखो h टेंडिंग टू 0 फिर एफ ऑफ ए प्लस का h, इसको बोलते हैं फलन की बाईं सीमा। इसके बाद आती है दाईं सीमा। तो देखो ये दाईं हो गई, अब आती है बाईं सीमा। देखो बाईं सीमा क्या होती है, सीमा इस तरफ से अगर इस तरफ जा रहे हैं हम,
जो ये फंक्शन ए पर जाना है हमें, या तो इस तरफ यहाँ से जाना है और यहाँ से जाना है, ठीक है। तो अब इस तरफ से लेफ्ट हैंड से उस तरफ जा रहे हैं, तो देखो इसे कैसे दर्शाएंगे, एफ ऑफ ए माइनस का जीरो। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रही है, ये ए तो है और माइनस का जीरो। अब जीरो मत घटाओ, ऐसा समझो कि ए में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब छोटी संख्या से बड़ी की ओर जा रहे हैं। इस तरफ इधर से उस तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से जा रहे हैं। तो यदि लेफ्ट वाले की बात होती है तो वो होती है बाईं सीमा, और इसको दर्शाएंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ ए माइनस का एच। इस प्रकार से ये होती है फलन की दाईं और बाईं सीमाएं। यदि आपको 11th क्लास में वैसे कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है लिमिट का, यदि वो याद नहीं है तो आप यहाँ से देख लीजिए दाईं सीमा क्या होती है और बाईं सीमा क्या होती है। ये कोई बिंदु ए है, यहाँ पर जो मान होगा वो ए से कुछ ना कुछ बड़ा होगा, यहाँ पर होगा वो कुछ ना कुछ छोटा होगा। इस तरफ से इस तरफ आते हैं, यदि राइट हैंड से फलन ए की तरफ आ रहे हैं तो होती है दाईं सीमा, और इसको इस पॉजिटिव संख्या से इससे बड़ी संख्या से इस तरफ आ रहे हैं तो ए प्लस का जीरो। इसका मतलब है ए से बड़ी। देखो ए तो है और इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, ऐसा मत समझो कि जीरो जुड़ रहा है, प्लस है तो मतलब कुछ जुड़ रहा है, तो कुछ जुड़ेगा, इसका मतलब बड़ी से आ रहे हैं, ए से बड़ी होगी उससे इधर आ रहे हैं तो इधर से आएंगे, वो होती है दाईं सीमा। और इसे दर्शाते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। जब लिमिट लग जाती है तो इस जीरो को एच में कन्वर्ट कर देते हैं और एच टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं। उसी प्रकार से देखो बाईं सीमा के लिए इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो एफ ऑफ ए माइनस का जीरो, और जब लिमिट लगेगी तो एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और इस जीरो की जगह एच रख देते हैं। तो ये दाईं सीमा और ये दाईं सीमा और ये बाईं सीमा हो गई। जो फलन का मान है, जो भी कोई जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया हुआ होगा तो अक्ष की जिस बिंदु पे पूछा जाता है तो यहाँ पर रखेंगे, तो जो एफ ऑफ ए बिंदु ए के ऊपर ही तो हम सर्च कर रहे हैं, तो देखो एफ ऑफ ए है वो हो जाएगा फलन का मान, फलन का मान। यदि हमें कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है तो अब इस बिंदु पे हम निकाल रहे हैं इसकी दाईं और बाईं सीमाएं, तो यहाँ पर यदि हम इस अक्ष की जगह पे ए रख देंगे तो एफ ऑफ ए है वो फलन का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान आप इस प्रकार से निकालोगे। हर कंडीशन में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें पता करना होगा कि यह फलन सतत है या असतत है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फलन का मान याद करना है, फिर ये फॉर्मूला लगा के उसकी बाईं सीमा निकालनी है, यह फॉर्मूला लगा के उसकी बाईं सीमा निकालनी है, दाईं बाईं और फलन का मान ये सब निकाल के यदि वो इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे वो सतत है या सतत नहीं है। तो आप इनको नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए इसके अंतर्गत फलन की आवश्यक शर्तें होंगी। बाईं सीमा दाईं सीमा कैसे निकालते हैं, उसके बाद आता है बाईं ओर से सातत्य। बाईं ओर से और दाईं ओर से इन दोनों का भी साथ पढ़ेंगे हम। तो देखो बाईं ओर से और दाईं ओर से कोई फलन सातत्य है तो इसका पता कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने ये उदाहरण लिया है, यहाँ पे हमें अक्ष बराबर ए के ऊपर इस फलन के यहाँ पे हम जो परीक्षण कर रहे हैं, यहाँ पे देखो फलन का जो मान वगैरह निकाल रहे हैं हम, दाईं सीमा बाईं सीमा वो अक्ष बराबर ए के ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं इस तरफ से आऊंगा तो ये आ गई बाईं सीमा, ठीक है। यहाँ से बाईं सीमा और यहाँ से फलन का मान, यदि ये दोनों बराबर आते हैं, ये बराबर नहीं है, यदि दाईं सीमा बराबर नहीं आ रही है, ये कुछ अलग आ रही है, लेकिन जब एफ ऑफ ए मतलब फलन का मान और एफ ऑफ ए माइनस का जीरो, यदि ये कंडीशन बन रही है तो हम कहेंगे कि जो फलन दिया गया है वो अक्ष बराबर ए के लिए बाईं ओर से इस तरफ से है तो ये बाईं ओर से संतत होगा, इससे बोलते हैं बाईं ओर से संतत। और यदि फलन का मान देखो दाईं ओर से मतलब एफ ऑफ जो ए है फलन का मान है वो बराबर आता है ए प्लस का एच के, लेकिन डोंट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है किसके, एफ ऑफ ए माइनस का एच। ये डोंट इक्वल का है मतलब ऐसे बराबर नहीं है का जी, ठीक है। यहाँ से ये कंडीशन होती है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो दाईं ओर से संतत होगा। और इस कंडीशन के अंतर्गत ये दोनों हमेशा इस कंडीशन में ये ना इक्वल नहीं होंगे किसके, एफ ऑफ ए प्लस का एच के, ये अलग होगा और ये दोनों होंगे। जब ये कंडीशन दी जाती है तो आपको पता कर लेना है कि वह बाईं ओर से फलन संतत होगा, और ये वाली कंडीशन आ जाती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वह दाईं ओर से संतत है। इसका मतलब यही है कि फलन का मान निकालना है, उसके बाद दाईं सीमा निकाली और बाईं सीमा निकाल ली है। फलन के मान के बराबर यदि दाईं सीमा आ रही है तो वह दाईं ओर से संतत होगा, और फलन के मान के बराबर यदि बाईं सीमा आ रही है तो वह बाईं ओर से संतत होगा। जो सीमा फलन के मान के बराबर आएगी उसी ओर से संतत होगा। दोनों सीमाएं बराबर आ रही है वो पूरा फलन संतत होगा, ठीक है। तो ये दाईं और बाईं ओर से संतत का कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हो गया है तो ये आप नोट कर लीजिए और इसे एकदम व्यवस्थित तरीके से नोट्स के हिसाब से लिखिए, ताकि आपको अगली बार जब आप रिवीजन करो तो आपको अच्छे से समझ में। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी
मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू रख सके। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम विवर्त और समवर्त अंतराल में सातत्य के परीक्षण पर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि विवर्त अंतराल में सातत्य और समवर्त अंतराल में सातत्य क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है कि फलन f(x), कोई भी दिया गया फलन f(x) है, वो विवर्त अंतराल a से b। देखो, विवर्त अंतराल और समवर्त अंतराल किसे कहते हैं? यदि जैसे कि कोई दो संख्याएं a और b है, ठीक है, a और b, यदि मैं ये वाला कोष्टक लगाता हूँ तो ये होता है विवर्त अंतराल, और ये वाला कोष्टक लगा देता हूँ जब, तो ये होता है समवर्त अंतराल। इस कोष्टक का मतलब होता है कि यह जो दिया गया है इसका मान होता है a और b के बीच का कुछ। यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, जैसे मैं बोल दूं कि 1 और 5 है, 1 और 5, ठीक है, इसका मतलब तो है 1 और 5 के बीच की संख्या है। 1 और 5 की हो गई 2, 3 और 4, ठीक है, 5 और 1 इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब। और यही यदि मैं 1 और ऐसे 5 इस प्रकार से लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 सब कंप्लीट, ठीक है। तो इन दोनों कोष्टक का आप मतलब समझ गए होंगे। जो विवर्त अंतराल है उसका मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं को छोड़कर इनके मध्य में जो भी है वो आती है विवर्त अंतराल में। उसके बाद समवर्त अंतराल में होती है कि दी गई दोनों संख्याएं तो है ही, उसके अंतर्गत जो है वो भी शामिल किया गया है। तो समवर्त और विवर्त अंतराल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए, इसने यहाँ पे क्या कहा गया है कि फलन f(x) विवर्त अंतराल a से b में संतत कहलाता है यदि फलन f(x) a तथा b के बीच के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको विवर्त अंतराल क्या होता है। विवर्त अंतराल के अंदर a और b के मध्य की कोई संख्याएं होंगी तो वह फलन विवर्त अंतराल में संतत कब होगा? जब उसके अंतर्गत जो संख्याएं दी गई है वहां पे संतत है तो उस अंतराल में भी संतत होगा। तो इसके अंतर्गत संख्याएं a और b के मध्य है तो यह फलन भी परिभाषित कहां पर होना चाहिए? a और b के मध्य ही। तो यहाँ पर ये विवर्त अंतराल में संतत की डेफिनेशन हो गई। तो आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए कि सतत कोई फलन विवर्त अंतराल में a से b में सतत कहलाता है यदि फलन जो f(x) है वो a और b के बीच में जितनी भी संख्याएं दी गई है उन प्रत्येक संख्याओं पर ये संतत होना चाहिए। तो इस अंतराल में भी संतत होगा। ऐसे ही जो समवर्त अंतराल, देखिए समवर्त अंतराल में क्या होगा? जो दी गई संख्याएं होगी उसके अंतर्गत तो आएगी लेकिन उन दोनों पर भी, मतलब समवर्त अंतराल में शर्त यह हो जाती है कि दिया गया जो फलन है वो a और b पर, जो विवर्त अंतराल हो गया a और b का, उसमें तो संतत होना ही चाहिए। उसके अलावा a और b पे भी, अब देखो a और b पे कैसे होगा? कोई फलन f(x) समवर्त अंतराल a से b में संतत कहलाता है यदि फलन f(x) है वो विवर्त अंतराल a से b के में संतत हो। a और b के मतलब a और b के बीच में जितने भी संख्याएं दी गई है, जितने भी बिंदु है, उन प्रत्येक बिंदु पर इस फलन का मान परिभाषित होना चाहिए ठीक है, और समान होना चाहिए, तब वो संतत होगा। और उसके बाद देखो, बिंदु अक्ष बराबर a पर तो फलन है वो दाईं ओर से तथा बिंदु b अक्ष बराबर b पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि यहाँ पे कहा गया है ये कोई दो बिंदु है, ये a है और ये b है। अब देखो बाईं ओर से और दाईं ओर से का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम समवर्त अंतराल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, ठीक है, जैसा कि विवर्त अंतराल में ये शामिल नहीं होते। अब देखो इसने कहा गया है कि समवर्त अंतराल में परिभाषित होने के लिए इन दोनों के मध्य में तो परिभाषित होना चाहिए, संतत होना चाहिए, लेकिन इस पे और इस पे भी। अब देखो इस पे कैसे होगा? जब हम इस पे सातत्य का परीक्षण करेंगे तो देखो यहाँ पे इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, हमारा अंतराल ही इतना ही है, इसका मतलब यहाँ से कोई संख्याएं उठाकर इस तरफ चलेंगे। और जैसे कि मैंने पहले वाले जो यहाँ पर शर्तें बताई थी फलन के संतत होंगे, उसमें बताया था कि जब राइट हैंड से आते हैं तब वो होती है दाईं सीमा। तो देखो अक्ष बराबर a पे परीक्षण करेंगे तो इस तरफ से आएंगे और इस तरफ से आएंगे तो वो कौन सी सीमा होगी? दाईं सीमा। तो यहाँ पे लिखा है कि अक्ष बराबर a पर तो दाईं ओर से संतत है, और b पर देखो इस तरफ तो कोई संख्या है ही नहीं, परीक्षण करेंगे तो कुछ इधर से उठाएंगे, a से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से इस तरफ आएंगे तो ये कौन से हुए? लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से जब जाते हैं परीक्षण करते हैं तो वो होती है बाईं सीमा, बाईं सीमा होती है, ठीक है। तो राइट हैंड से यदि जा रहे हैं परीक्षण कर रहे हैं तो वो होती है दाईं सीमा, और लेफ्ट हैंड से परीक्षण की तरफ जा रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं हम उस बिंदु तक जाने के लिए, तो यदि लेफ्ट हैंड से है तो वो होती है बाईं और राइट से दाईं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a है तो a पर परीक्षण करने के लिए यही अंतराल है हमारे पास, इसके अलावा कोई और संख्या है नहीं, तो इधर से आएंगे तो इस तरफ से तो राइट हैंड, और राइट हैंड से आएंगे तो दाईं सीमा। तो a पर तो दाईं ओर से, और b है तो b पर संतत इस तरफ से, लेफ्ट हैंड से जाएंगे और लेफ्ट हैंड से जाते हैं तो बाईं सीमा होती है। तो इस समवर्त अंतराल में परिभाषित होने संतत होने की आवश्यक शर्तें हो गई कि विवर्त अंतराल a से b में तो संतत होना ही चाहिए, एक के ऊपर है तो a पर तो दाईं ओर से और b पर बाईं ओर से भी संतत यदि वो फलन है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो समवर्त अंतराल में भी परिभाषित होगा।
ठीक है। उसके बाद हम देखो सतत और असतत फलनों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं, कौन से ऐसे फलन होते हैं जो कि हमेशा सतत होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा असतत फलन ही होते हैं। तो हम उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, वैसे तो मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से सिंपल शॉर्ट वे में समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। यदि किसी को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा एकदम नॉर्मली वे में आराम से शांति से बैठ के अकेले में देखें। बहुत ही शानदार चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मली वे में यदि आप समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी मैं इसकी थ्योरी लिखा रहा हूँ आपको, मतलब ये नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ें जब वहाँ पे काम आएगी तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या याद किया है, क्या लिखा है और क्या इसका यूज कैसे करेंगे। तो आप इसे नोट करते हुए चलिए, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बिंदु में, सतत और असतत फलनों के कुछ उदाहरणों में। तो देखिए जो सतत और असतत फलन के उदाहरण हैं उनके अंतर्गत हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने। देखो जो चरघातांकीय फलन, देखो चरघातांकीय फलन कौन से होते हैं, जैसे e की पावर x है, a की पावर x है, इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो चरघातांकीय फलन होते हैं और ये हमेशा सतत फलन होते हैं। लोग लघुगणकीय फलन, मतलब जो लोग के रूप में होते हैं, जैसे log x, एक उदाहरण दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। लघुगणकीय फलन जो लोग वाले फंक्शन होते हैं उन्हें लघुगणकीय फलन कहते हैं और ये हमेशा सतत फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin x, cos x, tan x, sec x वगैरह, ये सब सतत फलन होते हैं। लेकिन देखिए जहां पर इनकी वैल्यू अनंत हो जाती है वहां पर ये असतत फलन के रूप में भी आ सकते हैं, जो कि हम जो आगे एग्जाम्पल वगैरह आएंगे उनमें देखेंगे किस प्रकार से ये असतत भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये सतत फलन होते हैं जो साइन कोस वाले हैं। देखो बहुपद फलन, जैसा कि px बराबर 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। देखो बहुपद किसे कहते, बहुपद फलन कौन सा होता है जिसके अंतर्गत एक तो गणितीय संख्या होगी, जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो गिनती, मतलब गणितीय संख्या होगी और उसके साथ कोई ABCD का अक्षर, मतलब जैसे 7x है तो वो एक पद वाला बहुपद है लेकिन वो बहुपद है। देखो बहुपद का मीन्स ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे निकालते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो बहुपद होता है, वो बहुपद नहीं होता है। जिसमें एक ही संख्या है वो भी बहुपद कहलाता है यदि उसके साथ एक तो गणितीय संख्या है और यदि उसके साथ एक कोई ABCD में से XYZ कोई भी, जैसे 7x है तो वो एक बहुपद है, एक पदी बहुपद है। वो बहुपद के प्रकार होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से जितने पद उसमें बहुपद आ जाता है। जैसे एक पदी बहुपद के यदि 7x दिया हुआ है तो वो एक बहुपद है और एक पदी बहुपद है। तो आई होप आपको बहुपद के बारे में नॉलेज नहीं था तो हो गया होगा, और हो था तो और भी अच्छा है। तो बहुपद के बारे में ये नहीं सोचना है कि जिसमें बहुत सारे पद है वही बहुपद होता है। एक नॉर्मल संख्या, एक सिंगल डिजिट भी बहुपद हो सकती है लेकिन उसमें एक गणितीय संख्या होनी चाहिए और एक ABCD का अक्षर, तो जैसे 7x है तो वो एक बहुपद है और एक पदी बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपदीय फलन, इस प्रकार से कोई भी बहुपदीय फलन हो सकता है लेकिन उसके साथ इस प्रकार से संख्याएं होनी चाहिए। उसके बाद देखो तत्समक फलन है। देखो यहाँ पर अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये a है, ये तो है गणितीय संख्या और ये x है ABCD वाला, तो यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यदि मैं a0 है इसके साथ x की पावर 0 लगा लेता हूँ तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो a0 ही बचेगा। तो इसका मतलब यह भी एक बहुपद है। यदि नॉर्मल संख्या जैसे 7 है तो 7 भी बहुपद है वो, लेकिन वो एक पद वाला बहुपद है क्योंकि मैं इसे x की पावर 0 इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, 7 के। तो इस प्रकार से बहुपद का आपको ध्यान में रखना है कि किसको बहुपद कहा जाता है और किसे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नॉर्मली हर पद अपने आप में एक बहुपद होता है। देखो तत्समक फलन कौन से होते हैं, यदि y बराबर जो अक्ष है इस प्रकार का जो फलन होता है उसे तत्समक फलन कहते हैं। तो यह फलन भी हमेशा सतत होता है। अचर फलन, यदि y बराबर कोई कांस्टेंट, मतलब एक निश्चित वैल्यू है y का मान, यदि f x बराबर c है, यदि x की वैल्यू कुछ भी रख दी जाए लेकिन उसका जो मान है वो c कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म ही आती है तो वह एक अचर फलन कहलाता है, जैसे कि y बराबर c। उसके बाद आता है मापांक फलन, y बराबर mod x, यदि मापांक लगा हुआ हो और उसके अंदर ऐसे x लिखा हुआ हो तो इसे मापांक फलन बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये उदाहरण है कि यदि मापांक अक्ष में कुछ भी जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दी जाए या उसे किसी से गुणा कर दिया जाए तो भी ये हमेशा सतत फलन ही बना रहता है। ठीक है, तो ये सतत फलन के कुछ उदाहरण हो गए, ये हमेशा सतत ही रहते हैं। इसके बाद में मैं कुछ असतत फलनों के और उदाहरण लिखा देता हूँ ताकि वो भी आप मतलब उनको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि यदि नॉर्मली कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक
सतत फलन है या असतत फलन है, उसकी यदि आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे और लास्ट में इनमें से कोई फंक्शन आ जाता है, कोई त्रिकोणमिति का फलन आ जाता है, तो और वहां पे आपको टाइम भी नहीं है और उसे ज्यादा सोल्व भी नहीं कर सकते आगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह एक त्रिकोणमितीय फलन है जो कि हमेशा सतत त्रिकोणमितीय फलन है, और त्रिकोणमितीय फलन है वो सतत होता है, तो यह भी एक सतत फलन होगा। तो जो सिद्ध करने वाली बातें हैं उनमें ये चीजें काम आएगी, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए कि कौन सा फलन सतत होता है। और आगे वाले अब हम असतत फलन के भी उदाहरण लिखेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। और आपको यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, असतत फलन के मैंने कुछ उदाहरण लिखे। देखो जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, तो देखिए असतत फलन के उदाहरण में महत्तम पूर्णांक फलन ही, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन कौन से होते हैं, जो ऐसे कोष्टक के अंदर लिखे हुए हैं। यदि y बराबर इसे ब्रैकेट अक्ष है तो वह महत्तम पूर्णांक फलन होता है और ये प्रत्येक पूर्णांक बिंदुओं पर असतत होता है। तो जैसे कि हमने पिछले वाले सतत वाले में देखा था कि जो मोड x अक्ष में कुछ जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर वो सतत ही रहता है, उसी प्रकार से जो महत्तम पूर्णांक फलन है, यदि x में से घटा दिया जाए, x में जोड़ दिया जाए, यदि गुणा कर दिया जाए, तो यह भी हमेशा असतत फलन ही रहेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये यदि असतत है, यह असतत है, तो इनमें ये संक्रिया होने पर भी असतत ही रहेगा। उसके बाद देखो जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो टेन और सेक है और कोट और कोसेक है, तो जहां पर इनकी वैल्यू अनंत हो जाती है, तो देखो जैसे x बराबर प्लस माइनस π/2 मतलब 90 और टेन 90 की वैल्यू अनंत होती है और अनंत के ऊपर ये फलन है वो असतत हो जाते हैं। उसी प्रकार से कोट और कोसेक भी इन बिंदुओं पर असतत फलन कहलाते हैं। जैसे साइन 1/x और कोस 1 में अक्ष है, ये भी यदि अक्ष बराबर 0 हो तो उस पे तो असतत होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक बिंदु पर ये असतत फलन हो। जैसे इनके लिए कंडीशन दी गई है कि साइन 1 में अक्ष और कोस 1 में अक्ष है वो 0 पर, यदि 0 दिया गया है, 0 पर परीक्षण करना है तभी वो असतत फलन होंगे। उसी प्रकार 1 में अक्ष है वो अक्ष पे असतत होगा और 1 में अक्ष है वो अक्ष बराबर 0 पे असतत फलन होगा। तो इस प्रकार से ये 5 या 6 उदाहरण है असतत फलन के, आप इन्हें याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से फलन किन कंडीशंस में असतत होते हैं, किन कंडीशन में सतत फलन होते हैं। जो सतत फलन के एग्जाम्पल्स पहले लिखाए थे ये असतत फलन के हैं। इस प्रकार से देखिए हमने ये वाला सतत फलन क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, असतत फलन के बारे में पढ़ लिया, फलन के सतत होने की परिभाषा शर्तें हैं वो पढ़ ली, बाईं ओर से दाईं ओर से सातत्य पढ़ लिया, समर्थ और विवर्त अंतराल वाला पढ़ लिया, सतत फलन के उदाहरण पढ़ लिए। अब सतत फलन के कुछ गुण धर्म और इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमारे आगे काम आएंगे, वो बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे और कल से हमारी जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप सभी से मैं एक पूछना चाहूंगा कि क्या आपको उदाहरण भी करवाने हैं या फिर मैं डायरेक्ट प्रश्नावली करवाऊं। यदि प्रश्नावली करवाना चाहता हूं तो उदाहरण आप जैसे जैसे मैं प्रश्नावली कराता हूं वैसे वैसे आप उदाहरण खुद साथ निकालिए ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होती चले। या फिर आपको लगता है कि मैं उदाहरण भी साथ लेके चलूं ताकि आपको और अच्छे से हर चीज समझ में आती रहे, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप उदाहरण भी सोल्व कराओ, ताकि मैं उदाहरण भी एकदम लैंग्वेज के अंदर लिखा के चलूंगा ताकि उदाहरण भी हो जाएंगे और फिर अपन प्रश्नावली भी कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। नया बेंच है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी अभी 12th में स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर पहुंचा देना ताकि वो भी अपनी मैथ को कंटिन्यू रख सके और 12th की तैयारी आज से स्टार्ट कर दे ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से उनके भी नंबर बन सके। तो आज जो भी मैंने लिखाया है आप उसे अपनी एक ऐसी नोटबुक में लिखिए जो आप एकदम संभाल के रखो, और जब भी मैथ जैसे इस वाला है चैप्टर, जब भी आपका कोई टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, जब भी इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ भी करने की जरूरत हो तो आप इन नोट्स को एक बार जरूर पढ़ ले। आप एक बार इन नोट्स को पढ़ लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। देखो मैथ्स में भी ये नोट्स की तरह ही हैं। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैथ्स में कौन से नोट्स हुए, तो यदि आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस प्रश्नावली में मैं करूँगा क्या सीखना है, मुझे क्या दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको बताएगी कि ये प्रश्नावली में आपको करना क्या है, उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ोगे। यदि ये चीज़ें पता है तभी आप प्रश्नावली अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से एकदम एक जगह पे नोट कर लीजिए और उन्हें अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते रहिए ताकि अपना सिलेबस भी धीरे धीरे चलता रहेगा और लगभग कोर्स हो जाएगा 12th के एग्जाम से पहले। अभी इसीलिए मैंने 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया। तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।